हम लोग वेजेस के बारे में पढ़ रहे थे और वेजेस का मीनिंग पढ़ लिया था हमने। इसके कितने टाइप्स होते हैं वेजेस के, और उसमें से हमने कहा था कि लेट अस वन बाय वन डिस्कस अबाउट ऑल दीज टाइप ऑफ वेजेस, टाइप्स ऑफ वेजेस। तो हमने पीस रेट उसके बारे में डिस्कस कर लिया था हमने कि पीस रेट वेजेस क्या होता है। देन आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे वेज का कि किस तरीके से वेज दी जाती है टाइम वेजेस के हिसाब से। तो हम टाइम वेजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि टाइम वेजेस हमने कौन कौन सी पढ़ी थी कि आपका कौन सी होती है, पीस रेट वेजेस, टाइम वेजेस, कैश वेजेस, है ना, और आपका वेजेस इन काइंड, ये सब पढ़ा था हमने। तो हमने पीस रेट के बारे में कल पढ़ लिया था कि पीस रेट क्या होता है और कैसे हम इसको एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को या लेबर को देता है। आज हम पढ़ेंगे टाइम वेजेस क्या है, टाइम वेजेस को हम कैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। तो यहाँ पर टाइम वेजेस का जैसे टाइम नेम ही शो हो रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग जब वेज दी जाती है, वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंड बाय वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज आउटपुट ऑफ फॉर वर्क डन। हमने क्या करा था, पीस रेट में पीस के अकॉर्डिंग यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग दे रहे थे कि जितनी यूनिट वो प्रोड्यूस करता जा रहा है उसके हिसाब से हमने उसको वेजेस दे दी। लेकिन जब टाइम के अकॉर्डिंग दी जाती है, नॉट पीस के यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं दे करके ना, जबकि हम टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं वेजेज, वो टाइम कैसा भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, इन अ मंथ भी हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार से जब वेजेस दी जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो वेजेस हमारी टाइम वेजेस कहलाती है। तो वेजेस में हमारी क्या क्या फीचर्स हैं इसके अकॉर्डिंग सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी है। देखिए, वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स रिस्पेक्टिव ऑफ हिज आउटपुट ऑफ वर्क डन। सेकेंड उन्होंने कहा वेजेस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। कह रहा है कि बेसिस ऑफ यूनिट, नॉट यूनिट ऑफ, क्या है, यूनिट ऑफ गुड्स, यूनिट ऑफ ये प्रोडक्शन, इसके यूनिट के ऊपर नहीं बल्कि टाइम की यूनिट के बेसिस पर जब मेजर करते हैं तो वो हमारा टाइम वेजेस कहलाता है। वो टाइम ऑफ यूनिट पर डे, पर वीक एंड पर मंथ हो सकता है। द वेजेस रेट आर फिक्स्ड फॉर एन आवर, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया, ये नीचे इसलिए रिवीजन हो गया क्योंकि ये अलग से ही एक और बात कह रहा है कि इन अ मंथ और इवन अ ईयर शैल जम यूज, यानी कि ज्यादातर ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे इवन अ ईयर यानी कि एक ईयर में भी वेजेस दी जा सकती है, लेकिन ये ईयर वेजेस जो होती है वो ज्यादातर बहुत रेयर यूज होती है। ज्यादातर क्या होता है, घंटों और डे के हिसाब से या वीक के हिसाब से ही दी जाती है। मंथ में भी बहुत कम हो पाती है, लेकिन मंथ में जनरली यूज कर जा सकते हैं, लेकिन ईयर में जब टाइम वेजेस दी जाती है तो बहुत रेयर केसेस में ही होता है। टाइम वेजेस इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट और पास्ट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल आर का, जैसे जैसे टाइम होता है, कंप्लीट होता है, उसी के हिसाब से जो अमाउंट को कंसीडर कर लिया जाता है और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। इट इज नॉट डिपेंड एट ऑल ऑन द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस पर नहीं होता कि वो कितनी यूनिट दिन भर में तैयार कर रहा है, यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड किस पर करता है, टाइम की यूनिट पर, प्रोडक्शन की यूनिट पर नहीं डिपेंड करता। और द अमाउंट ऑफ आउटपुट गिवन बाय द एम्प्लॉय, और जो एम्प्लॉय के द्वारा आउटपुट दी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसी के हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि क्या हो गया कि टाइम की हमेशा टाइम, चाहे वो पर वीक हो सकता है, पर डे हो सकता है या पर मंथ हो सकता है, किसी के हिसाब से भी जब टाइम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड टाइम वेजेस। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरी अर्निंग, टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेट होगी, टी इंटू आर, टी स्टैंड फॉर टाइम एंड आर फॉर क्या है। टाइम वेजेस के बारे में हमने पढ़ लिया कि टाइम वेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनका सेंस क्या होता है। यूनिट वर्ड है, यूनिट का वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम यूनिट का प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यूनिट ऑफ टाइम भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। और यूनिट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, एन आवर, पर डे, अ वीक, ऐसे भी हम कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो इस तरीके से टाइम वेजेस आ गया। टाइम वेजेस की जो टाइप्स हैं, इसकी भी अपने टाइप्स हैं टाइम वेजेस के, कौन से हैं, कैसे कैसे टाइम वेजेस को कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ टाइम जो रेट वेजेस हैं वो क्या है, 5 तरीके के हैं, 5 प्रकार के हैं। फ्लैट टाइम रेट, जिसको हम टाइम रेट एट ऑर्डिनरी लेवल भी कह सकते हैं, हाई रेट, हाई डे रेट, और द टाइम रेट एट द हाई वेजेस लेवल, मेजर डे रेट, यानी कि मेजर डे के हिसाब से भी करते हैं स्पेसिफिक वर्क के लिए, आपका ग्रेजुएटेड टाइम रेट, और दूसरा है आपका डिफरेंशियल टाइम रेट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं फ्लैट टाइम रेट और द टाइम रेट एट द ऑर्डिनरी लेवल, यानी कि यहाँ पर क्या, फ्लैट रेट, जैसे कि जिस हिसाब से
सिंपल, जैसे आपने टाइम रेट पढ़ा है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया कि क्या है आपका पर आवर, पर डे या आपका पर वीक, इस हिसाब से जब रेट फिक्स होते हैं तो वो आपका फ्लैट रेट टाइम कहलाता है। ज्यादातर ये सुटेबल कहाँ पर होता है, जहां पर हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, जिनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो पता है कि एक दिन में वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो इसलिए वहां पर जो है टाइम, फ्लैट रेट टाइम को सुटेबल हो जाता है और वहां पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉयर ऐसे समय में वो जहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग की जरूरत होती है, जहाँ पे ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, वहां पर और जहां पर जो है देर ज्यादा टाइम में डिले नहीं लगता है, उन्हें जितनी प्रोडक्शन यूनिट चाहिए होती है वो यूनिट उन्हें टाइमली मिल जाती हैं। तो इस तरीके का अगर एटमॉस्फेयर है ऑर्गेनाइजेशन में और इस तरीके की काम के लिए अगर कोई लेबर चाहिए तो उसके लिए फ्लैट टाइम रेट हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाई डे रेट। हाई डे रेट जो है ये ज्यादातर जो ऊपर वाला जो, लेकिन इसकी जो फ्लैट रेट टाइम की जो फ्लैट टाइम रेट की जो एक वो थी कमी थी, वो ड्रॉबैक क्या था कि आदमी अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तब भी उसको टाइम के हिसाब से ही मिलना है काम, उसे जो है एक तरह से अच्छा जो अपना काम का एफिशिएंट जो काम है उसका एफिशिएंसी का उसे कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो हाई डे रेट एंड टाइम रेट, जिसे हम टाइम रेट एट हाई वेजेस लेवल कहेंगे, इसमें इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा, यानी कि एक तो टाइम रेट हमने फिक्स कर ही लिया है, लेकिन अगर उस रेट से ज्यादा कोई काम करना चाहेगा, लाइक ओवर टाइम, जिसे हम लोग एक लेमैन, उसमें ज्यादातर एक आम भाषा में आप लोगों ने भी सुना होगा ओवर टाइम, यानी कि 8 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे जो फिक्स टाइम है, उसके अलावा अगर कोई और काम करना चाहेगा, उसके अंदर एफिशिएंसी है, तो वो उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर है वो एक अलग से उनको इसका इसका मतलब पेमेंट देगा। तो इस तरीके से हाई डे रेट मीन्स जो डे पूरे डे में उन्होंने जो फिक्स किया है टाइम, उस फिक्स रेट से, उस फिक्स टाइम से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति काम करता है, उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा है और वो अच्छा काम कर सकता है, तो उसको एलआई का ओवर टाइम उसको काम दिया जा सकता है और उससे काम कराया जा सकता है, और वो भी अपनी अर्निंग कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि उसको जो एम्प्लॉयर है उसको वो उनको पे करता है, तो अर्निंग भी हो जाती है, साथ ही साथ उसे एक एफिशिएंसी पता चल जाती है कि कौन सा वर्कर कितना एफिशिएंट और कितना ज्यादा काम कर सकता है। तो इस तरीके से हाई डे रेट और इसको भी इम्प्लीमेंट अच्छे उसमें एटमॉस्फेयर में, यानी इंसेंटिव देने के लिए, वर्कर को ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि किसके अंदर ज्यादा एफिशिएंसी है, कितने किसके अंदर कम है, इस तरीके से एफिशिएंट वर्कर्स को डायग्नोज करने के लिए भी ये काम किया, ये वाला रेट टाइप रेट जो है आपका हाई डे रेट वेजेस जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजर डे रेट। मेजर डे रेट ज्यादातर उन जगह यूज किया जाता है टाइम के लिए जहां पर स्पेसिफिक वर्क कराया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक वर्क यानी बहुत ज्यादा ऐसा काम हो जो जिसमें हाईली परफॉर्मेंस मांगी जा रही हो, जिसमें एक बहुत ज्यादा डेलिकेट स्किल्ड लोगों की जरूरत हो, मतलब जहां स्पेसिफिक वर्क कराया जाता है, एक कॉमन सा, जहां पे सुपरविजन की एक डेलिकेसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दूसरी चीज सुपरविजन की जरूरत भी ज्यादा होती है, लेकिन वहां सुपरविजन ना रखना पड़े और काम भी अच्छी तरीके से हो जाए, ऐसे समय में गिवन अ स्पेसिफिक वर्क टू फिक्स द अकॉर्डिंग्स विद द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, वहां पर परफॉर्मेंस की लेवल के हिसाब से जब वो दिया जाता है, वेजेस दी जाती है उन वर्कर्स को, तो वो हमारी मेजर डे रेट कहलाती है। तो यहाँ लेकिन एक चीज है मेजर डे रेट में कि यहाँ पर एडिशनल हम परफॉर्मेंस के हिसाब से तो दे देते हैं, यानी कि एक एम्प्लॉयर एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट देता है टाइम के हिसाब से, कि उसने ये कहा कि एक आपको विद इन 6 आवर्स या विद इन 2 आवर्स आपको ये काम निपटाना है, और उसने वो काम निपटा दिया, तो अब क्या होगा कि वो उसको उसी हिसाब से उसको रेट फीस रेट जो उसका वेजेस रेट है वो उसको दे देगा। लेकिन इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति और भी अगर काम करना चाह रहा है या उसको एक एडिशनल इसकी हाईली परफॉर्म करने के लिए जो एक इंसेंटिव मिलना चाहिए,
वो उसको नहीं मिलता है। तो एडिशनल जो रेम्यूनरेशन है वो इसका कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। मेजर डे रेट में सिर्फ स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई पीस रेट ऐसा तय हुआ होता है तो उसके लिए उस समय एक स्पेसिफिक समय के लिए के अंदर मतलब स्पेसिफिक समय के अंदर एक स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगर रेट वेजेस दी जाती हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, मेजर डे रेट। दूसरा है आपका ग्रेजुएटेड टाइम रेट। ग्रेजुएटेड टाइम रेट में क्या है कि इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग दी जाती है। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, जो इकोनॉमिक इंडेक्स है, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, जैसे जैसे अगर हाई हो रहा है तो उसी हिसाब से उनकी वेजेस को बढ़ा दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो बाजार में चीजें हैं, प्राइजेस हैं और जो उनको रहने के लिए खर्च करना पड़ रहा है उसको मेजर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उनके जो खर्चे हैं, जो उनके रहने का लिए जो खर्च कर रहे हैं उसके लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, इसके आधार पर ये तय किया जाता है कि उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है लिविंग स्टैंडर्ड की। तो ये इसके मेजरमेंट के हिसाब से उनकी वेजेस अप्स एंड डाउन होती रहती है। यानी कि जैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहलाएगा, यानी हाई जा रहा होगा तो वेजेस को हाई कर दिया जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कम होगा तो उनके वेजेस को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी वेजेस रेट को किसके अकॉर्डिंग देते हैं, यानी कि अगर वेजेस रेट को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है तो वो ग्रेजुएटेड टाइम रेट कहलाता है। यानी ग्रेजुएटेड मींस ग्रेजुअली कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ रेट, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेजुएट होता रहता है, नहीं ग्रेजुअली कम या ज्यादा होता रहता है। यहाँ नेक्स्ट आपका है डिफरेंशियल टाइम रेट। डिफरेंशियल टाइम रेट क्या है कि डिफरेंट, ये एक तरह से वही है कि यहाँ थोड़ा ये आजकल ज्यादा अपनाया जाता है, क्योंकि डिफरेंशियल टाइम रेट में क्या होता है, डिफरेंट रेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर। यानी कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर, यानी कि हाई एफिशिएंट वर्कर्स जो है वो हाई रेट पाएंगे और जो कम लेस एफिशिएंट जो वर्कर्स हैं उनको कम रेट दिया जाएगा। यानी कि कैसे तय किया जाता है यहाँ पे टाइम रेट कि अगर 6 घंटे में अगर ये कुछ लोग 10 ही यूनिट तैयार कर पाते हैं तो 10 घंटे के हिसाब से उनको कम दिया जाएगा। यानी उनकी कुछ एक्स्ट्रा जो मेरिट है, उनकी जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है। उनकी एक्स्ट्रा मेरिट, एक्स्ट्रा स्किल्स के हिसाब से ये तय किया जाता है कि इनको कितना इस पर्टिकुलर एक वर्कर को, किस वर्कर को कितना वेजेस देनी है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट टू ये आप क्या कहेंगे, वेजेस वेरीड वर्कर टू वर्कर। और वर्कर टू वर्कर कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स एंड देयर स्किल। जो भी स्किल है, जो भी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट करती है। आप जैसा एम्प्लॉयर अगर ये जानता है कि ये जो वर्कर है ये ज्यादा हमारे काम आ सकता है, इसके अंदर ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को अगर टाइपराइटर भी चलाना आता है, आपको कंप्यूटर भी चलाना आता है, साथ में कंप्यूटर चलाने के साथ साथ उसे कंप्यूटर में क्या क्या काम करना आ सकता है, उसे हो सकता है MS वर्ड पे ही काम करना आता हो, उसे एक्सेल चलाना नहीं आता हो। लेकिन एक व्यक्ति वहीं पे ही दूसरा खड़ा हुआ है, उसको MS वर्ड भी चलाना आता है, एक्सेल भी चलाना आता है। तो आदमी जो एम्प्लॉयर है उसी हिसाब से उनको अकॉर्डिंगली उसके वेजेस रेट को डिसाइड कर लेगा। जो हाईली एफिशिएंट वर्कर होगा उसे हाई वेजेस रेट देगा और जो लेस एफिशिएंट वर्कर होगा उसे लेस, यानी कि लो वेजेस रेट उसका सेट होगा। तो इस तरीके से डिफरेंशियल टाइम रेट तय होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग होगा कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम में उससे कितना काम कराया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके टाइप्स ऑफ टाइम रेट वेजेस क्या है, फ्लैट टाइम रेट, हाई डे रेट, मेजर डे रेट, ग्रेजुएटेड टाइम रेट एंड डिफरेंशियल टाइम रेट। तो इस तरीके से टाइम रेट को भी हम कई तरीके से इसको बांट सकते हैं, दे सकते हैं। अब बाकी के जो है वो बहुत सिंपल से हैं, जो ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन में अपनाए जाते हैं वो कंपनीज के द्वारा, वो ज्यादातर ये पीस रेट और टाइम रेट ही है। लेकिन
उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एडवांटेजेस हम और डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेजेस बेसिकली पूरे टाइम रेट के क्या है। ग्रेटर केयर एंड अटेंशन ऑन द क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप कैन बी मेजर्ड, यानी कि हर व्यक्ति की क्वालिटी और क्वालिटी के ऊपर अटेंशन किया जा सकता है यहाँ पर टाइम के हिसाब से, क्योंकि एफिशिएंसी उसी से ही पता चलती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में आदमी अच्छे से अच्छा काम, यानी 6 घंटे 8 घंटे जो भी उसे अलॉट किए गए हैं उसके समय में उसकी एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सकता है कि वो कितना काम कर पा रहा है। एक ही वर्कर से तो वो काम नहीं करवा रहा होगा, हो सकता है वहां पे 6 7 8 वर्कर हो, जितने भी वर्कर हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग एक ऑब्जर्व कर सकता है कि जो वर्कर हैं वो हमारे किस तरीके के हैं, कौन सा वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है। यानी ग्रेटर केयर और साथ ही साथ टाइम के हिसाब से हमने पीस रेट में ये पढ़ा था कि जो हेल्थ है वो डिट्रायशन हो जाती है, हेल्थ का डिट्रायशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम के हिसाब से क्या होता है कि जो ग्रेटर केयर होती है, यानी कि जो लोग हैं इनको एक टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम में आपको इतना, ये टाइम है आपके पास, इसमें आपको काम करना है। ये नहीं कहा जाता कि यूनिट के हिसाब से। तो आदमी की जो हेल्थ है वो एक प्रॉपर बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है, उसकी केयर अच्छी तरीके से हो सकती है, और वो अपनी जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, लेबर जो काम कर रहा है प्रोडक्ट की जगह, और भी जो काम उसे अलॉट किए गए हैं उसको वो बहुत केयरफुली करता है, अटेंशन के साथ करता है। जल्दी बनाने के चक्कर में, ज्यादा यूनिट बनाने के चक्कर में वो अपनी जो हेल्थ की तरफ भी जो एक तरह से इग्नोर करता है हेल्थ को, वो भी नहीं हो पाती, और साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहती है। वर्कर नोज एग्जैक्टली द अमाउंट ही इज गेट, वर्कर जानते हैं कि एग्जैक्टली उनको कितना अमाउंट मिलने वाला है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें सेट है और ये पता है इतना तो उन्हें मिल ही जाएगा। ओवर टाइम अलग चीज हो गई, ओवर टाइम अगर करना चाहे तो बात अलग है, लेकिन जो एक फिक्स्ड टाइम के हिसाब से उनकी फिक्स है, तो उन्हें ये पता है कि इतना तो हमें मिलना ही है। जबकि यूनिट के हिसाब से उन्हें क्या लगता है, कभी हो सकता है किसी वर्कर की तबीयत सही ना हो या कुछ और उसके साथ कोई और परेशानी हो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वो टाइम के हिसाब से उनकी फिक्स होती है, और वहां पे यूनिट के हिसाब से होने की वजह से कभी कभी उनको ये डर बना रहता है कि अगर मैं यूनिट कम तैयार करूंगा तो मेरी जो अर्निंग है वो कम होगी, और यहाँ पे उनकी फिक्स रहती है, तो ये वो निश्चिंत होकर के काम करते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इनकम रेगुलर एंड स्टेबल, बिल्कुल सही है कि जब उनको ये पता है वर्कर्स को कि हमें इतनी इनकम मिलनी ही मिलनी है पूरे दिन में, चाहे हम कितनी भी यूनिट तैयार करें, तो उनको एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जहां पर होती है, ये एक एचआरएम क्या सभी जगह ये फंडा होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर का फंडा है कि जहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होती है वहां पर आदमी निश्चिंत होकर के अपना फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस टाइम वेजेस में होती है। कंडक्टिव टू हार्मनी एंड बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, यहाँ पर क्योंकि वहां पे यूनियन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगता है, पीस वेज में आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हार्मनी एंड बेटर लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप बनी रहती है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी जो एक तरह से ना ही क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बनी रहती है, हेल्थ भी अच्छी खासी बनी रहती है, तो एब्सेंटिज्म का भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये चीज सेट हो जाती है कि जो मैनेजमेंट रिलेशनशिप है वो भी अच्छी तरीके से हैंडल होती है, यानी कि एस्टेब्लिश होती है। दूसरा है अगर, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं टाइम वेजेस के। क्या है टाइम वेजेस के डिसएडवांटेजेस? नो क्लोज कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें कहा है कि 6 घंटे आपको टाइम काम करना है, ये नहीं कहा कि 6 घंटे में आपको इतनी यूनिट तैयार करके देनी है। तो हो सकता है लेबर कभी कभी ऐसी होती है जी चुराने वाली, काम ही नहीं करती, सोचती है 6 घंटे किसी तरह से पूरा करें। और जनरली ये देखा जाता है कि लेबर क्या करती है, टाइम के अकॉर्डिंग 6 घंटे 8 घंटे पूरे किए उसने और वो चली गई घर, उसने सोचा 6 घंटे 8 घंटे में मुझे टाइम तो पैसे तो पूरे मिलेंगे ही। तो यहाँ पर, और जिससे क्या होता है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कॉस्ट
कॉस्ट बढ़ जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जितना काम चाहिए होता है वो उतने प्रॉपर टाइम में उसे नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर नो क्लोज कंट्रोल ओवर द लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है नो इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉइज। यहाँ पर अच्छे जो एफिशिएंट लोग हैं, एफिशिएंट जो एक पर्सन है, उनको जो लेबर है, वर्कर है, जो ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, वहां पर जो काम में लगी हुई है और जो जी चुराने वाले हैं वो तो अपना इजीली काम करके चले गए, लेकिन जो वाकई काम करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता है। नो एनकरेजमेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। यही चीज आ गई, इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो बेटर परफॉर्मेंस, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। अनसाउंड बेसिस ऑफ वेज पेमेंट। जो वेज पेमेंट सिस्टम है यहाँ पर, जो एक तरह से जो दिया जाता है, वेजेस दी जाती है, उसका जो सिस्टम है वो अनसाउंड है। यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से प्रॉपर नहीं मान सकते हैं वेजेस पेमेंट को, क्योंकि हर व्यक्ति डिससेटिस्फाई रहता है। क्यों डिससेटिस्फाई रहता है? ये कि हर जो परफॉर्मेंस वाला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि हमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, हमारी परफॉर्मेंस हम अच्छी दे रहे हैं तब भी हमें इंसेंटिव नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर बूस्टिंग नहीं हो पाती उनकी, ना ही उन्हें जो है अच्छी तरह से मतलब एक तरह से इंसेंटिव भी उन्हें नहीं मिलता है। तो जो अच्छे काम करने वाले भी होते हैं वो भी गियर अप नहीं हो पाते हैं और वो भी एक तरह से लिथार्जिक हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट पर या उनके काम पर पड़ता है। तो अनसाउंड बेसिस है ये जो टाइम बेसिस पेमेंट का। इंक्रीज मैनेजरियल कॉस्ट ड्यू टू डिमांड ऑफ सुपरविजन, क्योंकि सुपरविजन यहाँ पर बराबर चाहिए होता है, क्योंकि लेबर, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि लेबर कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि लेबर जो है कभी कभी जो है काम ना करने वाली आ जाती है, जी चुराने वाले के पास करना टाइम को, इस तरीके से लेबर आ जाती है। तो वो उस लेबर को फाइंड आउट करना, उस लेबर पर सुपरवाइज करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है क्लोज सुपरविजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जब सुपरविजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो सुपरवाइजर को भी हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी, और सुपरविजन कॉस्ट जो है हमारी अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक भी कॉस्ट बढ़ी तो क्या होगा कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। तो टाइम वेजेस के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है आपका कैश वेजेस। हमने दो पढ़ लिए आपके, पीस वेजेस और टाइम वेजेस। अब हमने ये छोटे छोटे हैं यहाँ पर कैश वेजेस, एज द जैसा नेम से ही शो रहा है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कैश वेजेस आर एनी पे और कंपनसेशन दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेंडेबल करेंसी। स्पेंडेबल करेंसी का क्या मतलब है कि उस करेंसी में जिसमें आप कुछ सामान खर्च करके उसे खरीद सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसे खर्च कर सकते हैं, ऐसा उसको उन्होंने स्पेंडेबल करेंसी कहा है। पैसे मिलते हैं तो कैश में जब वेजेस मिलती है किसी भी वर्कर को, तो वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, पहले से ही तय हो जाता है, और कैश वेजेस के हिसाब से जब स्पेंडेबल करेंसी के हिसाब से आती है। यहाँ कैश वेजेस में कैश वेजेस कैसे होता है एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन? यहाँ पर सानिध्य का बार बार, हाँ, cash wages normally make up the bulk of employment compensation for the most workers and are generally taxable। ज्यादातर cash wages क्या होती है, वो taxable मानी जाती है। और बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, यानी कि ज्यादातर इसको कब यूज करते हैं, जब हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को लेना होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वर्कर्स को रिक्रूट करना होता है और उनको कंपनसेशन देना होता है। एंड नॉन कैश कंपनसेशन में समटाइम्स, कभी कभी आपका नॉन कैश कंपनसेशन भी ऑफर किया जाता है, ऑल्सो बी ऑफर्ड और इवन परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय और बोथ, है ना। कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि ठीक है आप हमें कैश मत दीजिए, और ये ऑफर कहाँ से आता है, ये ज्यादातर कोई भी दे सकता है, एम्प्लॉयर्स भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय यही प्रॉपर नेगोशिएशन से होता है। कैश वेजेस आर compensation for employees that come in the form of spendable money, जो मैंने आपसे यही कहा था कि spendable money के थ्रू ही आती है। एंड कैश वेजेस कैन इंक्लूड एक्चुअल कैश करेंसी, जो यहाँ पे पहले ही कहा था, स्पेंडेबल करेंसी का मतलब क्या है, एक्चुअल कैश करेंसी, चेक्स है, मनी ऑर्डर है ना, ड्राफ्ट है, इसके थ्रू जब पैसे दिए जाते हैं एक वर्कर को तो वो आपकी कैश वेजेस कहलाएगी। ठीक है,
के साथ में आपने तीसरा चौथा पढ़ा था आपने वेजेस इन काइंड। ये मैंने शुरू में ही छोटा छोटा आपको थोड़ा बता दिया था कि क्या चीजें हैं आपकी। वेजेस इन काइंड का क्या है कि लेबर इन पेड इन द टर्म ऑफ गुड्स रादर देन कैश। कैश के बदले ना दे करके गुड्स दिए जाते हैं, उन्हें कुछ सामान दे दिया जाएगा या उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटी दे दी जाएगी, तो वो आपकी रहेगी वेजेस इन काइंड। ठीक है। करंट वेजेस क्या है अंडर दिस टाइप द वेजेस कॉन्ट्रैक्ट सॉरी करंट कैरी कॉन्ट्रैक्ट वेजेस क्या है अंडर दिस टाइप द वेजेस आर फिक्स्ड इन द बिगनिंग फॉर कंप्लीटिंग वर्क। मैंने स्टार्टिंग में भी जब 5 आपको बताए थे तो उस समय भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट वेजेस क्या है फॉर कंप्लीटिंग द एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ये पूरा काम करें, ना टाइम के हिसाब से करा ना यूनिट के हिसाब से करा, बल्कि उनसे ये कहा कि आप जो है ये पूरा काम कर लेंगे तब आपको वेजेस इतनी पैसे आपके सेट हो जाएंगे, इतना दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई नेगोशिएशन होता है, इस तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और तब जब पूरा काम कर लेने के बाद उस वर्कर को पैसे दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि फॉर इंस्टेंस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टोल्ड दैट ही विल बी पेड ₹25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर वो ज्यादातर मैंने यही कहा था उस समय भी आपको कि ज्यादातर ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह जो ब्रिज वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, इन सब चीजों के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इस समय ही इन सब चीज की कॉन्ट्रैक्ट वेजेस का यूज होता है। तो इट विल बी टर्म एज द कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। जब हम बिल्डिंग बनाने के लिए अगर किसी को कह रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, इसमें आपको 25,000 दे दिया जाएगा, किसी लेबर से कहा जाता है, तो वो लेबर अगर एग्री है तो उसको बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, यानी कि मंथ में दे दिया वीक में दे दिया ऐसा नहीं, पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसे 25,000 दे दिया जाएगा। तो इस तरीके की वेजेस क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। तो अब हमने सारी वेजेस पढ़ ली, कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पढ़ा, क्या कौन कौन से पढ़े हमने, पीस वेजेस, टाइम वेजेस, और क्या पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा, टाइम वेजेस, पीस वेजेस, कैश वेजेस पढ़ा आप लोगों ने, टाइम वेजेस, कैश वेजेस इन कैश एंड द कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। अब थोड़ा सा एक पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, कौन से कैसे वेजेस को हम कैसे दो तरीके से हम मानते हैं ना इकोनॉमिक टर्म कैसा है। द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, मनी वेजेस और द नॉमिनल वेजेस। मनी वेजेस भी कह सकते हैं, नॉमिनल वेजेस भी कहते हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, या रियल वेजेस। मनी वेजेस क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द लेबरर in the process of production is called money wages or the nominal wages। जब हम पैसे के रूप में किसी को, किसी लेबरर को हम पैसे देते हैं, यानी कि कैश मनी एक तरह से मान ली जाएगी कि अगर हम कैश में अगर हम पैसे दे रहे हैं और उसको किसके एवज में दे रहे हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस के एवज में उसे पैसे दे रहे हैं, वो मनी जो है वो हम मनी ये नॉमिनल वेजेस कहलाती। ज्यादातर आ जाता है शॉर्ट टर्म में कि व्हाट इज नॉमिनल वेजेस, तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल वेजेस एंड मनी वेजेस बोथ आर सेम, एंड नॉमिनल वेजेस इज आल्सो कॉल्ड द मनी वेजेस, एंड मनी वेजेस इज दैट व्हेन द ये मनी रिसीव्ड बाय द लेबर इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द मनी वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है रियल वेजेस क्या है एक्चुअल में, ये समझने वाला है। रियल जो वेजेस है मींस ट्रांसलेशन ऑफ मनी वेजेस इनटू द रियल टर्म और द टर्म ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज दैट मनी कैन बाय, यानी कि जब उस मनी से को या वो मनी कुछ भी ऐसा जब पैसे दिए जाते हैं जिसको हम कमोडिटीज में टर्म, यानी कि अगर हमने उस मनी से टर्म कमोडिटीज और गुड्स खरीद लिए या सर्विसेज खरीद ली, यानी हमें उस मनी की जगह हमें क्या दिया जा रहा है, कमोडिटीज एंड सर्विसेज, तो वो क्या जाएगी रियल वेजेस। They refer to the advantages of workers' occupations, that is the amount of necessaries, यानी कि क्या दिया जाता है रियल वे, क्या कभी कुछ हमने क्या कर दिया नॉमिनल वेजेस दे दी और कुछ हमने क्या कहा उसकी जो नेसेसरी चीजें हैं, यानी कि घर रहने का, रहने के लिए घर है, हॉस्पिटलाइजेशन है उसे दे दिया, कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे दी। इस तरीके की जो हम फैसिलिटीज जो एक एम्प्लॉय को देता है जिसको हम मनी के टर्म में वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक फैसिलिटी के रूप में, कमोडिटीज के रूप में दिया जा रहा है या सर्विसेज के रूप में दिया जा रहा है, ऐसी वेजेस को हम रियल वेजेस कहेंगे। ठीक है।
है वो क्या कहलाता है?